नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 801 पेपर यानी बाल्य अवस्था एवं बाल विकास की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष वालों की सब्जेक्ट है ये बाल्य अवस्था एवं बाल विकास। तो मैराथन क्लासेस में आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि मैं आपको बता दूं 2-2 अंक के 3-3 अंक के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में, सारे जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न इनमें से बड़े भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आज ही क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सटीक उत्तर और सरल भाषा मिलेगी ताकि आप इन्हें एक ही बार में पढ़ सकें अच्छे से। और मैं आपको बता दूं इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको आज के पेपर यानी कि आपके 801 वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी जगह शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी इस क्लास के माध्यम से पढ़ सकें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैराथन क्लास है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है क्लास में। लाइक करो, सबसे पहले ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे। लाइक तो भर भर के आना चाहिए ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है, आपको अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना है, तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लाइक करो सभी बच्चे। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी दे दूँ। अगर आप में से अभी तक किसी बच्चे की तैयारी ढंग से नहीं हो पाई है, उसे परीक्षा से डर लग रहा है कि मैं कैसे पास होऊंगा, तो बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हैं। वो 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सरल और आसान भाषा में, जिन्हें आप एक ही बार में पढ़ के आपकी बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं हम नोट्स में, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं और लिखने वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 15 नंबर के आते हैं और ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो भी आपको मिलेंगे। और ये अलग से न्यू नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आराम से अच्छी भाषा में, सरल भाषा में मैराथन क्लासेस वाले सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप नोट्स परचेज कर लो, थोड़े से पैसे खर्च करो, एंड टाइम है। बहुत सारे बच्चे क्या है, पैसे में कंजूसी कर रहे हैं। भाई एग्जाम है, एग्जाम में थोड़े से पैसे खर्च करोगे यानी अच्छा पढ़ोगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है बेमतलब का तो आप पढ़िए, अगर आप अच्छा पढ़ना है तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा टाइम पास करने के लिए व्हाट्सअप मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है तो हमें डिस्टर्ब होता है। काफ़ी बच्चे वैसे टाइम पास के लिए मैसेज नहीं करेंगे, नहीं तो अन्यथा उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा सब जगह से, वो कभी हमारी क्लासेस वगैरह नहीं दे पाएंगे। आपको नोट्स परचेस करना हो तभी आप व्हाट्सअप मैसेज करें, फालतू में टाइम पास के लिए ना करें, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो क्लास है देखेंगे, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री उपयोग की जानी चाहिए। तो आपको बताना जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री उपयोग करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे। देखो, सरल और आसान भाषा में आपको एक ही बार में समझ में आएंगे। ठीक है, तो उच्च स्तरीय और कठिन पुस्तकें दी जानी चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें क्या देना चाहिए, उच्च स्तर की जो पुस्तकें होती हैं और कठिन पुस्तकें देनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला की सामग्री दी जाए, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत होशियार टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी चाहिए शैक्षिक सामग्री में, वो आपको ये यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, पहेलियां और बुद्धि परीक्षण वाली सामग्री दी जाए, कंप्यूटर और डिजिटल सामग्री का उपयोग किया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाली किताबें दी जाएं। उदाहरण के तौर पर आप जहाँ पे समझ सकते हैं, एक होशियार बच्चे को सामान्य किताब की जगह ओलंपियाड की किताबें दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन ही आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो शारीरिक गत्यांतों विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। शारीरिक गत्यांतों विकास की आपको परिभाषा लिखनी है। तो शारीरिक गत्यांतों विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपनी मांसपेशियों पर धीरे धीरे नियंत्रण करना सीखता है और चलना, दौड़ना, पकड़ना जैसी शारीरिक गतिविधियों में कुशल हो जाता है। तो ये शारीरिक गत्यांतों विकास की परिभाषा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चा पहले करवट लेता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुकलाने या हकलाने के कारण लिखिए। रुकलाने और हकलाना एक ही बात होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है हकलाना क्या होता है, हकलाने के कारण लिखिए। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखें, इन पॉइंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हकलाने के पॉइंट है, यानी मानसिक तनाव और डर के कारण बच्चा हकलाता है।
परिवार में पहले से अकलाने की आदत हो, यानी आनुवंशिकता के कारण बच्चा अकलाता है, यानी आपके परिवार में कोई अकलाता होगा तो उसके गुण आपके बच्चे में भी आ सकते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण भी बच्चा अकलाता है। बहुत जल्दी बोलने के कारण भी ये आदत सी बन जाती थोड़ी अकलाने की। ठीक है। किसी दुर्घटना या भावनात्मक आघात का असर भी होता है, यानी आप किसी से डर जाते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना देख लेते हैं तो आपके जैसे आप अकलाने लग जाते हैं। ठीक है। तो परीक्षा के समय डर की वजह से बच्चा अकला सकता है। ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन को समझना है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। पुरस्कार के प्रकार लिखिए, तो पुरस्कार के आपको प्रकार लिखने तो भौतिक पुरस्कार होता है, एक तो इसमें खिलौने, मिठाई, उपहार देना होता है। सामाजिक पुरस्कार में आपको तालियां बजाना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, और प्रतीकात्मक पुरस्कार में स्टार, बैज, सर्टिफिकेट देना आदि होता है। ठीक है। तो आपको ये लिखने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। और गतिविधि पुरस्कार खेलने का मौका देना, पिकनिक पर ले जाना। उदाहरण पे आप देख सकते हैं, अच्छे नंबर लाने पर बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट का बैज देना। ठीक है। तो ये किसके प्रकार हैं? ये पुरस्कार के प्रकार हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें। ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। मैं आपको बता दूं, आपको जो परीक्षा में जो अच्छे अंक मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? एक तो आपको वस्तुनिष्ठ से मिलेंगे, यही अंक आपको परीक्षा में पास कराएंगे। ठीक है। वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय। मैंने एक कल वीडियो बनाई थी कि आप पास कैसे होंगे कल एग्जाम में, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे देख लें। ठीक है। इन दोनों का बहुत ही असर होता है पेपर पे, यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो आपकी जो कॉपी चेक करने वाला होता है, सबसे पहले पेपर में शुरुआत में वस्तुनिष्ठ लिखे जाते हैं पेपर निर्देश के अनुसार। ठीक है। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखे जाते हैं, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के। तो सबसे पहले जो लिखे जाता है वो यही लिखे जाता है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आपको बाकी के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो स्वयं बना के लिखने पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि आप 2-2 पेज, 1.5 पेज का आंसर कभी भी याद नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो बना के लिखते हैं। इसीलिए आपको विशेष ध्यान देना है, वस्तुनिष्ठ याद करने अच्छे से और अति लघुत्तरीय याद करने, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, पेपर में अच्छे नंबर से पास होना है तो। क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को देखता है, शुरुआत ही देखता है। शुरुआत अच्छी तो बाद में तो बस खाली टिक लगाता जाता है वो, क्योंकि 2-2 पेज के आंसर कौन सा एग्जामिनर पढ़ता है, आप स्वयं भी जानते हैं। ये जो आंसर वस्तुनिष्ठ 1-1 लाइन के होते हैं और अति लघुत्तरीय 2-2, 3-3 लाइन के होते हैं, इनको तो एग्जामिनर पढ़ भी लेता है। तो आपको शुरुआत अच्छी करनी है। ठीक है। तो इन्हीं के आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं, 72 40 28 72 81। जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है, जिन्होंने अभी तक जीरो तैयारी है या जिनको डर लगता है कुछ नहीं आता है, या उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, बुक के भरोसे होंगे बहुत सारे बच्चे, तो बुक से ज़्यादा तो आप नोट्स परचेज कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बुक से अच्छे तो नोट्स हैं, आप इन्हें सरल और आसान भाषा में पढ़ लेंगे, जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लास हम करा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, सरल और आसान भाषा में लेके आए, ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे, ये PDF भी मिलेंगे। ठीक है। तो क्लास को लाइक करो, अभी लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा में स्पर्धा प्रतियोगिता के क्या लाभ हैं? शिक्षा में स्पर्धा के क्या लाभ आपको बताना है। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। ठीक है। तो शिक्षा में प्रतियोगिता के क्या लाभ होते हैं आपको बताना। तो बच्चा मेहनत करने की भावना जागती है, बच्चों में मेहनत करने की भावना जागती है, किससे? प्रतियोगिता से। ठीक है जी। प्रतियोगिता के लाभ लिख रहे हैं, नहीं आपको कोई प्रतियोगिता में आपको भाग मिले या प्रतियोगिता मिले तो आपको उसमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि बच्चों में मेहनत करने की भावना जागती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे अपनी कमजोरियाँ पहचानने में मदद मिलती है, अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है, अनुशासन और टीम भावना विकसित होती है। ठीक है। आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, ये लाभ आपको लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण सहित, यानी स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता से बच्चे की बोलने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। तो आपको बहुत ही सरल आसान भाषा में दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही क्लास है भाई, अच्छे से देखनी समझते हुए। तो कुपोषण से आप क्या समझते हैं आपको लिखना है। ठीक है। कुपोषण से आप क्या समझते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कुपोषण के पहले बताता हूँ आपको। तो कुपोषण वह स्थिति है जब बच्चे के शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और खनिज नहीं मिलते हैं, जिससे उसका शरीर और मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है। तो उसे क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, जिसे बोलते हैं कुपोषण का रोग। इसके प्रकार की बात करें तो कम खाना खाना, यानी शरीर कमज़ोर हो जाता है कम खाने से, गलत खाना खाने से पोषण की कमी हो जाती है। ठीक है। उदाहरण देकर जो बच्चा सिर्फ रोटी खाता है और दूध सब्जी नहीं खाता तो वह कुपोषित हो सकता है। ठीक है। सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर पे, 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बताइए। जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं तो उनकी आयु वर्ग के लिए आपको क्या बताना है, शैक्षिक कार्यक्रम लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
उनके लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से होने चाहिए 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, तो खेल खेल में रंग, आकार और गिनती सिखाना, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं आप उन्हें ऐसे ही सिखा सकते हैं। कहानियाँ और गीत सुनकर भाषा विकसित करना, विकास करना, चित्रकारी और मिट्टी के खिलौने बनाकर रचनात्मकता बढ़ाना, पेड़ पौधे और जानवरों से प्रकृति का परिचय कराना, मिलजुल कर खेलना सिखाना ताकि सामाजिक विकास हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, आंगनवाड़ी में बच्चों को खेल के माध्यम से अक्षर और गिनती सिखाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्थूल गति कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो स्थूल गति कौशल की विशेषताओं को आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। स्थूल गति में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है और सूक्ष्म गति कौशल में छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। पूरे शरीर की गतिविधियाँ इसमें शामिल होती हैं। यह जन्म से धीरे धीरे विकसित होती है। दौड़ना, कूदना, चढ़ना, फेंकना इसके उदाहरण है, ठीक है। अगर हाथ से संबंधित बात आती है तो उसमें क्या होती है, सूक्ष्म गति कौशल आता है। लेकिन बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है जैसे दौड़ना, कूदना, पैरों से संबंधित, तो उसमें क्या होता है, स्थूल गति कौशल होता है, ठीक है। इसमें शरीर के संतुलन और समन्वय की जरूरत होती है इसमें, और साइकिल चलाना, तैरना और फुटबॉल खेलना ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है, स्थूल गति कौशल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी परिणाम बताइए। रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी परिणाम बताइए। तो लड़कियों को विज्ञान और गणित से दूर रखा जाता है, ठीक है। रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी परिणाम में लड़कियों को क्या किया जाता है, विज्ञान और गणित से क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है। गरीब बच्चों को कम होशियार समझा जाता है, ठीक है। गरीब बच्चों को क्या समझा जाता है, कम होशियार समझा जाता है। अल्पसंख्यक बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है और शिक्षक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं और बच्चे की असली प्रतिभा दब जाती है इसमें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, इससे समझेंगे उदाहरण से। लड़कियां गणित में कमज़ोर हो जाती हैं। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह गलत सोच लड़की की पढ़ाई पर बुरा असर डालती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है। कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है आपको बताना है। तो कूले ने दर्पण स्वयं सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार बच्चा खुद को वैसा ही समझता है जैसा दूसरे लोग उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है। तो कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत था दर्पण स्वयं का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें 3 चरण थे, तो वो समझे यहाँ पे। हम सोचते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। हम सोचते हैं कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम उनकी राय के अनुसार खुद को बदलते हैं, ठीक है। उदाहरण देके, अगर शिक्षक हमेशा बच्चे को शरारती कहे तो बच्चा वैसा ही बन जाता है, ठीक है। तो ये किसका सिद्धांत था, कूले का सिद्धांत था सामाजिकरण का। आप इसे अच्छे से समझें। ये नोट्स परचेज कर लो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ नोट्स से ज़्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि आप इन नोट्स को आराम से पढ़ सकते हो। 2-3 बार, जितनी बार पढ़ोगे आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो मोबाइल में, ठीक है। क्लासेस में कभी ऐड आएंगे तो कभी कुछ आएगा, तो क्लासेस देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप क्लासेस को 1-2 बार देख सकते हैं आप, लेकिन नोट्स आप परमानेंट पढ़ सकते हैं। इन्हें 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक समझ नहीं आए उसी क्वेश्चन को बार बार भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए नोट्स ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बालक के सामाजिकरण में समुदाय की क्या भूमिका है। तो बालक के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका क्या है वो आपको बताएं, ठीक है। समुदाय बच्चों को सामाजिक नियमों और व्यवहार सिखाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से सरल और आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज से जोड़ता है। भाषा सीखने में क्या करता है, मदद करता है। बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाता है। त्योहारों और उत्सवों से जुड़ाव बनाता है, ठीक है। मोहल्ले में बच्चे बड़ों को देखकर सलाम करना और मिलजुल कर रहना सीखते हैं, ठीक है। ये समुदाय यानी कि एक ग्रुप जैसे जहाँ पे सभी लोग रहते हैं उसे समुदाय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा लिखी। शिक्षित समाज में आपको जेंडर की परिभाषा लिखनी है, शिक्षित समाज की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें शिक्षित समाज की जेंडर की परिभाषा। यानी एक जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है जो बताती है कि समाज पुरुष और महिला में कैसा व्यवहार अपेक्षित करता है, ठीक है। शिक्षित समाज में जेंडर का अर्थ है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। यानी जेंडर यानी अलग करता है कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षित समाज ये कहता है सभी को समान व्यवहार मिलना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसा ही रखते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। उदाहरण देकर शिक्षित समाज में लड़की भी डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकती है। सभी को सब
तरह का मौका मिलता है, सभी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, शिक्षित समाज में। किशोर अपराध की विशेषताएं बताइए। तो किशोर अपराध के यानी किशोर अवस्था में जो विशेषताएं यानी कौन कौन सी विशेषताएं, क्या क्या बदलाव रहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। किशोर अवस्था जो 13 से 18 वर्ष होती है या 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। तो यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया अपराध होता है। चोरी, मारपीट, नशा करना इसके सामान्य उदाहरण है, ठीक है। गरीबी और बुरी संगत इसके प्रमुख कारण होते हैं। स्कूल से भागना और झूठ बोलना इसकी शुरुआत होती है। परिवार की अपेक्षा टूटा हुआ पारिवारिक माहौल इसे बढ़ाता है। यानी कि आप जब 12 से 18 उम्र की थी आपकी, तो आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से अपराध किए थे किशोरावस्था में, तो ये अपराध की विशेषताएं लिखनी थी आपको, ठीक है। यानी जब आपकी उम्र 12 से लेकर, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब आपकी उम्र 12 से 18 के बीच में होगी तो आपने कौन कौन से कारण यानी अपराध किए थे स्कूल टाइम में, वो आपको खुद लिख सकते हैं आप इसमें ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। कौन कौन सी गलतियां करते थे, चोरी, मारपीट, नशा, इनके सामान्य उदाहरण थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, 12 से 18 की उम्र में, तो आपको वो लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को श्रम और शोषण से बचाने हेतु बाल अधिकार बताइए। बच्चों के श्रम यानी काम करने से, यानी बच्चे जो काम करते हैं उसको, और शोषण होने से बचाना है बच्चों को, तो आपको कौन कौन से बाल अधिकार लिखने हैं, ठीक है। वो बाल अधिकार बताने हैं यहाँ पे बच्चों के शोषण और श्रम के। यानी शिक्षा का अधिकार, सबसे पहले तो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले, आरटी एक्ट 2009 में लिखा हुआ है ये अधिकार है बच्चों का। सुरक्षा का अधिकार यानी बाल मजदूरी से पूरी तरह सुरक्षा मिले बच्चों को। स्वास्थ्य का अधिकार यानी पोषण और चिकित्सा सुविधा मिले बच्चों को, ठीक है। और खेलने का अधिकार यानी खेलने का अधिकार, बच्चे को बचपन जीने का पूरा हक होना चाहिए। शोषण से मुक्त का अधिकार यानी किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाव हो। उदाहरण देकर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम कराना अपराध है, ठीक है। 14 उम्र से बच्चों से कहीं भी काम कराना क्या होता है, अपराध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। भाई लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक करवा रहे, इतनी मेहनत से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, मैराथन क्लास लेके आए, आप फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लाइक करो, आप लाइक करोगे तो और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, ताकि और बच्चों का भला हो सके आपके साथ साथ, ठीक है। तो लाइक करो भाई, लाइक करो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। सारे लाइक करो, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं वो लाइक करो, बस ईमानदारी से आप लाइक कर दो, क्लास को देखो, बाकी आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के 2 महत्व लिखिए। तो समावेशी शिक्षा के आपको 2 महत्व लिखने, तो यहाँ पे हम आपको बताएं समावेशी शिक्षा के 2 महत्व, ठीक है। समानता का अधिकार होता है, यानी सामान्य और विशेष जरूरत वाले सभी बच्चों एक साथ पढ़ते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। सामाजिक विकास ये दूसरी विशेषता है, सभी बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, जिसमें सहयोग, सहानुभूति और मेलजोल की भावना विकसित होती है, ठीक है। तो आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी किसकी, समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा आप जानते हैं, समावेशी शिक्षा का अगर कोई प्रश्न आता है तो आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें सभी तरह के बच्चों को एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाया जाता है, कोई बिना भेदभाव के, यानी कि बच्चा कैसा भी हो, विशेष बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो, सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। या गरीब हो अमीर हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है समावेशी शिक्षा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें, उदाहरण से आप समझ सकते हैं, एक दिव्यांग बच्चा सामान्य स्कूल में पढ़कर आत्मविश्वास से जीना सीखता है, ठीक है। तो ये आपकी समावेशी शिक्षा। आप यहाँ पे देखें, खेल की परिभाषा लिखिए। तो खेल की परिभाषा दीजिए, तो खेल की परिभाषा आपको लिखनी है, खेल वह स्वतंत्र और आनंददायक क्रिया है जो बच्चा अपनी इच्छा से करता है, इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, और बच्चा खेलते खेलते शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। तो आप ये खेल की परिभाषा लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी कि बच्चों का मैदान में क्रिकेट खेलना या गुड्डे गुड़िये से खेलना, ये सारी खेल की परिभाषाएं के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। संवेग का अर्थ बताइए, संवेग होता क्या है, ठीक है। तो संवेग जैसे खुशी, दुख, गम, ये सारे संवेग हैं, क्रोध, प्यार आप कह रहे हैं तो संवेग, ठीक है। इमोशन यानी कि संवेग वह मानसिक अवस्था है जो किसी घटना या परिस्थिति के कारण उत्पन्न होती है और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी कि यह खुशी, दुख, डर, क्रोध, प्यार आदि के रूप में प्रकट होती है, ठीक है। संवेग कैसे प्रकट होते हैं, खुशी, दुख, डर और क्रोध, यानी कि आप इमोशन हो जाते हैं, यानी कि इमोशनल हो जाते हैं। जैसे आपको गुस्सा आता है तो ये क्या है, संवेग है। आप एकदम खुश होते हैं तो क्या है, ये संवेग है, ठीक है। तो आपको समझना है प्रश्न को और क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, समझते हुए याद करना है आंसर को, ठीक है। तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर खुशी होना और फेल होने पर दुख होना, ये क्या है, संवेग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दबंगता
दबंगता क्या है आपको बताना ही, बॉलिंग क्या है, ठीक है। बॉलिंग क्या है, दबंगता, यानी दबंगता वह स्थिति है जब कोई बच्चा किसी कमज़ोर बच्चे को बार बार डराता है, धमकाता है, मारता है या उसका मजाक उड़ाता है। यह शारीरिक, मानसिक और ऑनलाइन तीनों तरह हो सकती है, ठीक है। आप कैसे भी बच्चे को डरा रहे हैं या कैसे भी कोई भी प्रेशर आप किसी पे बनाते हैं दूसरे बच्चे पे, तो वो दबंगता कहलाती है, ठीक है। क्लियर। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, स्कूल में बड़े बच्चों का छोटे बच्चों को रोज़ डराना और उनकी टिफिन छीनना, ये क्या है, दबंगता है। आप जैसे किसी बच्चे की रैगिंग करते हैं वगैरह, आप पहले करते थे। जैसे कोई आपसे कमज़ोर बच्चा है या क्लास में छोटा बच्चा है तो आप उसे डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है। तो ये दबंगता है। ये बच्चों के सारा जो बाल शोषण है, यानी कि बाल्यावस्था में बाल विकास से स्कूल रिलेटेड और बाल्यावस्था के बीच में ही घूमते रहते हैं सारे क्वेश्चन। बस आपको इतना समझ लेना है कि हर एक क्वेश्चन का बच्चों से रिलेटेड ही आंसर लिखना है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं वो सारे बच्चों से रिलेटेड ही हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही बाल्यावस्था एवं बाल विकास है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है और आप इनके नोट्स परचेज कर लो। नोट्स नहीं लिए तो नंबर मैं फिर से नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81, ठीक है। नहीं तो आप बाद में पछताओगे। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास है, आप नोट्स परचेज कर लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। नोट्स को आराम से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल श्रम का अर्थ आपको बताना है, ठीक है, कि बाल श्रम होता क्या है। तो बाल श्रम वह स्थिति है जब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से पैसे कमाने के लिए काम करवाया जाता है, ठीक है। आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है और आपके घर वाले आपसे काम कराए जा रहे हैं, तो ये क्या है, बाल श्रम है। आप बाल श्रम कर रहे हैं, ठीक है। इससे बच्चे की पढ़ाई, स्वास्थ्य और बचपन नष्ट हो जाता है, ठीक है। आप काम करोगे तो आप पढ़ाई कब करोगे, आपका बचपन नष्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप अपने बचपन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, ठीक है। और कानून अपराध है, ये कानूनी अपराध है। या उदाहरण देखें, किसी होटल या कारखाने या घर में छोटे बच्चों से काम करवाना क्या कहलाता है, बाल शोषण कहलाता है, ठीक है, बाल श्रम कहलाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि, परिपक्वता एवं शारीरिक विकास में स्वास्थ्य बताइए, संबंध बताइए। वृद्धि, परिपक्वता एवं शारीरिक विकास में आपको संबंध बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वृद्धि देखेंगे। वृद्धि यानी ग्रोथ, यानी कि शरीर के आकार, लंबाई और वजन में बाहरी बदलाव को वृद्धि कहते हैं, ठीक है। वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या परिभाषा पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं कि शरीर के आकार, लंबाई और वजन में बाहरी बदलाव, यानी बाहरी बदलाव को वृद्धि कहते हैं। परिपक्वता देखें, शरीर के अंग अपने आप काम करने के योग्य हो जाते हैं, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं होती, जिसे क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। यानी मैच्योरेशन, यानी आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, यानी आप परिपक्व हो जाते हैं। 20 से प्लस 19 साल से ऊपर जाएंगे तो आप परिपक्व हो जाएंगे। आपको सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं आराम से बिना किसी के सहयोग के, तो उसमें क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं उसे। और उसके बाद शारीरिक विकास की बात करें तो वृद्धि और परिपक्वता दोनों मिलकर शारीरिक विकास पूरा करते हैं, ठीक है। आपकी वृद्धि और परिपक्वता दोनों मिलकर क्या करते हैं, शारीरिक विकास को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे के दांत आना परिपक्वता है, लंबाई बढ़ना वृद्धि है, और दोनों मिलकर शारीरिक विकास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूक्ष्म गति कौशल की विशेषताएं लिखी। तो सूक्ष्म गति कौशल की आपको विशेषताएं लिखनी है, तो यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझेंगे सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल में। और स्थूल गति कौशल में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, हम पहले करा चुके हैं स्थूल वाला। हाथ और उंगलियों की बारीक गतिविधियाँ इसमें शामिल होती हैं, यह धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होता है। इसमें आँख हाथ का समन्वय जरूरी होता है, ठीक है, जरूरी होता है। लिखना, काटना, बटन लगाना इसके उदाहरण है, ठीक है। जैसे बच्चे का पेंसिल से लिखना, कैंची से काटना और मन के प्रोना, ये सब क्या है, सूक्ष्म गति कौशल की विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सामाजिकरण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता लिखी। सामाजिकरण की प्रक्रिया की आपको विशेषता लिखनी, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की यहाँ पे विशेषता देखेंगे। यह जन्म से लेकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। परिवार, विद्यालय और समाज इसके मुख्य साधन है। इसमें बच्चा समाज के नियम, मूल्य और व्यवहार सीखता है, ठीक है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से होती है। संस्कृति और परंपराएं इसी के द्वारा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ती हैं। उदाहरण देखेंगे। बच्चा घर में बड़ों को देखकर नमस्ते करना और मिलजुल कर रहना सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
मीड का समाजीकरण सिद्धांत क्या है? तो मीड का समाजीकरण सिद्धांत आपको लिखना है। तो मीड ने भूमिका ग्रहण सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? मीड ने भूमिका ग्रहण सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार बच्चा दूसरों की भूमिका निभाकर खुद को समझता है और समाज में अपनी पहचान बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसके चरण देखें, यानी कि खेल अवस्था यानी बच्चा माँ बाप की नकल करता है। खेलकूद अवस्था यानी कि बच्चा दूसरों की भूमिका समझता है। सामान्यकृत यानी कि बच्चा पूरे समाज के नियम समझने लगता है। ठीक है, उदाहरण देखें, बच्चा खेल में डॉक्टर मरीज की भूमिका निभाकर समाज को क्या करता है? समझता है। ठीक है, समाज को समझता है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को समझें, फिर आंसर को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नैतिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों का योगदान लिखिए। तो नैतिक मूल्यों के विकास में अभिभावक का क्या योगदान रहता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो माता पिता बच्चे को पहले शिक्षक होते हैं। ठीक है, माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। नैतिक मूल्यों के विकास के बारे में लिखना है। ठीक है, अभिभावकों का योगदान यानी माता पिता का क्या योगदान रहता है नैतिक मूल्यों के विकास में बच्चों के, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। ठीक है, पहले गुरु माँ होती है बच्चे की। वे सच बोलना, ईमानदारी और दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। ठीक है, आपके माता पिता आपको क्या सिखाते हैं? सच बोलना, ईमानदारी और दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग सोचकर भी आप लिख सकते हैं। अच्छे कार्यों की प्रशंसा करके बच्चों को प्रेरित करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार देते हैं। अपने आचरण से बच्चे के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, अगर माता पिता हमेशा सच बोलते हैं तो बच्चा भी सच बोलना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के समाजीकरण में खेलों की भूमिका क्या है? तो बालक के समाजीकरण में खेलों की भूमिका आपको बताएं तो खेल से बच्चा मिलजुल कर रहना सीखता है। जीत और हार को स्वीकार करना सीखता है। नियमों का पालन करना और पालन करने की आदत बनती है बच्चे में। ठीक है, उसके बाद नेतृत्व और टीम भावना विकसित होती है। दूसरे बच्चों से दोस्ती और सहयोग करना सीखता है। उदाहरण देखें, क्रिकेट खेलते समय बच्चा अनुशासन, टीम वर्क और हार मानना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बचपन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो बचपन की अवधारणा को स्पष्ट करना है। बचपन वह जीवन की अवस्था है जो जन्म से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा तेजी से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करता है। विशेषताएं देखें यहाँ पे कि बच्चा जिज्ञासु और सीखने में रुचि लेने वाला होता है। खेल इस अवस्था का मुख्य कार्य होता है। परिवार का प्रभाव सबसे अधिक होता है। जैसे कि उदाहरण देखें, 5 साल का बच्चा हर चीज़ छूकर, देखकर और पूछकर सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैश्वीकरण के लाभ आपको लिखने की वैश्वीकरण से क्या लाभ मिलते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण तो दुनिया के सभी देश एक दूसरे के करीब आते हैं। वैश्वीकरण से शिक्षा और तकनीक का आदान प्रदान होता है। रोजगार के नए अवसर मिलते हैं वैश्वीकरण से। ठीक है, यानी विदेशों यानी अपने देश से विदेश में जो भी कार्यरत होते हैं, यानी उधर की चीज़ें यहाँ पे आना, इधर से उधर जाना, तो उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था मजबूत होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई विदेशी कंपनी अपने यहाँ पे आ जाए इंडिया में, तो क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। तो रोजगार के नए अवसर मिलेंगे बच्चों को, नई कंपनियाँ खुलेंगी। तो ठीक है, लोगों को व्यापार और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। विभिन्न संस्कृतियों को जानने के समझने का मौका मिलता है। ठीक है, इससे यानी वहाँ की संस्कृति को यहाँ पे भी सीखने को मौका मिलेगा। तो इंटरनेट की वजह से आज एक भारतीय बच्चा घर बैठे विदेशी विद्यालय से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान प्रतिमान का दृष्टिकोण क्या है? समान प्रतिमान का दृष्टिकोण क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर कि समान प्रतिमान का दृष्टिकोण यह मानता है कि सभी बच्चों का विकास एक निश्चित क्रम में और एक जैसे चरणों में होता है, चाहे वे किसी भी देश, जाति या परिवार के हों। यानी सभी बच्चों में विकास की दिशा एक समान होती है, लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। जैसे हर बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना सीखता है। ठीक है, जैसे और देखें, विकास का यह क्रम सभी बच्चों में एक जैसा होता है, केवल गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण देखें, एक भारतीय और एक अमेरिकी बच्चा दोनों पहले रेंगते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाइक नहीं आ रहे भाई आप लोगों के, लाइक जितने ही बच्चे नए जुड़ रहे हैं लाइक करो क्लास को। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, मेरी समझ नहीं आता है। आप लाइक करने में क्या जाता है? आपको लाइक करोगे तो ये जो हमारी क्लास है वो और बच्चों तक पहुंचेगी, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपकी लाइक से
क्लास को आगे पहुंचाया जाता है कि और बच्चे भी इसे देख सकें। तो आपके साथ साथ और जैसे आपका भला हो रहा है तो आपको भी और का भी भलाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा करने से अच्छा होता है, तो आप भी अच्छा करें, लाइक करें तो आपका भी अच्छा होगा, ठीक है, ताकि और बच्चे तक ये क्लास पहुँचे, ठीक है। अच्छे करने का मौका कभी भी नहीं गंवाना चाहिए, तो अच्छा करो, अच्छा होगा। तो उच्चारण दोष के कोई 2 कारण बताइए, ठीक है। उच्चारण दोष के आपको 2 कारण बताने। तो पहला तो शारीरिक कारण है, जीभ, होंठ या दांतों में कोई कमी होने से उच्चारण सही नहीं हो पाता है, ठीक है। ठीक है, एक उच्चारण दोष तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा मानसिक कारण लिख सकते हैं, यानी कि डर, तनाव, आत्मविश्वास की कमी से बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जिस बच्चे के दांत टेढ़े हों वह कुछ अक्षरों का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं। आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं आपको लिखना है, ठीक है। तो आत्म प्रेम से क्या समझते हैं आपको आंसर देना है। आत्म प्रेम वह भावना है जिसमें व्यक्ति खुद से प्यार करता है, अपनी देखभाल करता है और खुद को महत्व देता है। यह एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। स्वस्थ मानसिक अवस्था है, ठीक है। स्वस्थ मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकारते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, ठीक है। स्वीकारते हुए भी खुद पर भरोसा रखता है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट देखें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है। बच्चा जब अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बुरा नहीं मानता है तो यह आत्म प्रेम कहलाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझा कि आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर को समझते हुए आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षा में सहयोग के क्या लाभ हैं। शिक्षा में आपको सहयोग के लाभ लिखने, तो शिक्षा में सहयोग के लाभ लिखेंगे आप। यहाँ पे बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे सीखने का मौका मिलता है। कमज़ोर बच्चों को होशियार बच्चों की मदद मिलती है, आपसी समझ में और दोस्ती बढ़ती है, समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होती है। तो ये किससे हैं, शिक्षा में सहयोग के लाभ है ये, ठीक है। अब शिक्षा में सहयोग के लाभ यानी आप किसी से सहयोग करते हैं, आप अपने साथी का सहयोग करते हैं, तो बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं इससे, ठीक है। उदाहरण देखें, ग्रुप प्रोजेक्ट में सभी बच्चों को मिलकर काम करते हैं, सभी बच्चे मिलकर काम करते हैं तो सभी को नई जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे से, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग चलता है। आपके साथ 3-4 बच्चे और हैं, आप स्वयं में पढ़ रहे हैं, अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेगा आप ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आपके साथी पे आ रही होगी वो चीज़, तो आप उससे सीखेंगे तो हर एक चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम लिखना है, ठीक है। पहले हम 3 से 5 वर्ष लिख चुके हैं, अब ये 6 से 8 वर्ष की बोल रहा है, यानी कि मैं आपको बता दूं 6 से 8 वर्ष बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो यानी भाषा विकास, पढ़ना लिखना और बोलना सिखाना जरूरी है बच्चों को। गणित की बुनियादी यानी जोड़ घटाव और गिनती सिखाना। पर्यावरण ज्ञान यानी आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी देना। खेल और शारीरिक गतिविधि यानी मैदानी खेल और व्यायाम, ठीक है। तो ये 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए कला और संगीत यानी चित्रकारी, गाना और नृत्य सिखाना। नैतिक शिक्षा यानी सच बोलना, बड़ों का आदर करना सिखाना, ठीक है। उदाहरण देखें, इस उम्र में बच्चे को कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्य सिखाना बहुत प्रभावी होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वस्थ स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। स्वस्थ स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना, यानी शिक्षक सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। स्पर्धा यानी प्रतियोगिताओं की बात हो रही है कि स्वस्थ यानी स्पर्धाओं के संदर्भ में, ठीक है। तो शिक्षक सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता बोलते हैं, जीतने वाले के साथ साथ हारने वाले की प्रशंसा करता है, ठीक है, शिक्षक। और पॉइंट देगा यहाँ पे, पक्षपात ना करके सभी के साथ समान व्यवहार करता है। बच्चे को सिखाता है कि जीत हार से बड़ा भागीदारी है, ठीक है, कि जीत हार से बड़ा भागीदारी है। बच्चों में ईर्ष्या की जगह सीखने की भावना जगाता है एक शिक्षक। और दौड़ प्रतियोगिता में जो बच्चा आखिर आए उसे भी शिक्षक क्या देता है, शाबाशी देता है, ठीक है, आखिरी आए, ताकि बच्चा निराश ना हो और आगे बढ़ने की कोशिश करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार में जेंडर की परिभाषा लिखिए। तो परिवार में एक जेंडर की परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। तो परिवार में जेंडर का अर्थ है कि घर में लड़के और लड़की को समान महत्व दिया जाए। कोई भी काम सिर्फ लड़की या सिर्फ लड़के का नहीं होता है। एक जागरूक परिवार में दोनों को समान अधिकार और शिक्षा
और अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो लड़की को भी पढ़ने और आगे बढ़ने का हक है। घर के काम में लड़का भी हाथ बटाए। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन आपको। दोनों के साथ भेदभाव ना हो। घर में बेटे और बेटी दोनों एक जैसी शिक्षा और सुविधाएं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि लड़का और लड़की में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को समान शिक्षा के अवसर देने चाहिए। जो लड़की पढ़ना चाहती है उसे वो पढ़ने दें, लड़का पढ़ना चाहता है उसे वो पढ़ने दें। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। बौद्धिक रूप से आपको भिन्न बालकों के प्रकार लिखने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक यानी कि जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक होती है, वे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि बालक यानी कि जिनकी सीखने की गति बहुत धीमी होती है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी सीमा रेखा बालक जो सामान्य और मंद बुद्धि के बीच वाले होते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षम बालक यानी कि जिन्हें पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाइयाँ होती है, जैसे डिसलेक्सिया वगैरह। ठीक है, उदाहरण देखें, एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है लेकिन चित्रकारी में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूक्ष्म गति कौशल से क्या आज से आपको बताना है। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल वह कौशल है जिसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों विशेषकर हाथ और उंगलियों उपयोग में होता है। ठीक है, हाथ और उंगलियों का उपयोग होता है। इसमें बारीक और नियंत्रण गतिविधियां शामिल होती हैं, धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होती हैं, जैसे लिखना, काटना, पकड़ना इसके उदाहरण। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है ये। आँख और हाथ का समन्वय जरूरी होता है। इसमें 2 से 6 वर्ष की उम्र में तेजी से विकसित होती है। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल। उदाहरण देके बच्चा का चम्मच से खाना खाना, बटन लगाना और पेंसिल से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं। बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है। तो विशिष्ट शब्द भंडार वह शब्द संग्रह है जो बच्चा अपने अनुभव, परिवेश और शिक्षा से सीखता है। इसमें वे शब्द होते हैं जो बच्चे की उम्र और समझ के अनुसार होते हैं, जैसे सक्रिय शब्द भंडार यानी वे शब्द जो बच्चा बोलने में उपयोग करता है। निष्क्रिय शब्द भंडार वे शब्द जो बच्चा समझता है लेकिन बोलता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। एक 5 साल का बच्चा माँ, पानी, भूख जैसे सरल शब्द बोलता है जो उसका विशिष्ट शब्द भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाल शोषण से आप क्या समझते हैं। तो बाल शोषण से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है कि बाल शोषण होता क्या है। ठीक है, आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, बाल शोषण वह स्थिति है जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी बच्चे के साथ शारीरिक, मानसिक या यौन रूप से दुर्व्यवहार करता है। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। ठीक है, तो आप समझ गए शारीरिक बाल शोषण क्या होता है। यानी कि जब किसी छोटे बच्चे के साथ कोई बड़ा व्यक्ति उसके साथ शारीरिक या मानसिक या यौन रूप से दुर्व्यवहार करता है तो उससे शारीरिक या मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है उस बच्चे के पे, तो उसे क्या बोलते हैं, बाल शोषण बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए बाल शोषण। ठीक है, जैसे इसमें आप समझ सकते हैं शारीरिक शोषण में यानी कि मारना, पीटना, चोट पहुंचाना। ठीक है, मानसिक शोषण यानी कि डराना, धमकाना, अपमान करना, ये मानसिक शोषण में आएंगे। आर्थिक शोषण यानी बच्चे से काम करवाना। ठीक है, उदाहरण देखें, बच्चे को घर में बंद रखकर उससे काम करवाना बाल शोषण है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका बताइए। तो बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे, खेल से बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दौड़ने और कूदने से शरीर का संतुलन विकसित होता है। हाथ और आंख का समन्वय बेहतर होता है। शरीर की ऊर्जा सही दिशा में लगती है। शारीरिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उदाहरण देकर रोज मैदान में दौड़ने से बच्चे की टांगें मजबूत होती हैं और संतुलन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दुर्खीम का समाजीकरण सिद्धांत क्या है। दुर्खीम का समाजीकरण सिद्धांत आपको बताना है। तो दुर्खीम के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज अपने नियम, मूल्य और परंपराएं बच्चों में डालता है। उनका मानना था कि व्यक्ति समाज के बिना अधूरा और शिक्षा ही समाजीकरण का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है,
अब इसकी मुख्य बातें यहाँ पे देखेंगे। मुख्य बातें देखेंगे, समाज व्यक्ति से बड़ा है, शिक्षा बच्चे को समाज के अनुसार ढालती है, सामूहिक भावना व्यक्तिगत भावना से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण देखें, स्कूल में बच्चे को राष्ट्रीय गान, अनुशासन और सामूहिक प्रार्थना सिखाना दुर्खिम के समाजीकरण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बालकों में अशुद्ध उच्चारण के कोई 4 कारण आपको बताने थे। बालक अशुद्ध उच्चारण किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। बालक जो अशुद्ध उच्चारण यानी कि सही नहीं बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनके कारण आपको लिखने हैं। ठीक है, गलत उच्चारण के कारण आपको लिखने हैं, उसे अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, यानी कि शारीरिक कारण होता है, एक तो जीभ, होठ, तालू या दांतों में कोई दोष हो तो बच्चा सही से उच्चारण नहीं कर पाता। ठीक है, सुनने की कमजोरी यानी ठीक से सुन पाने के कारण सही से बच्चा उच्चारण नहीं कर पाता। अगर आप सही सुनोगे नहीं तो उच्चारण सही से कैसे करोगे। ठीक है, पारिवारिक वातावरण यानी घर में गलत उच्चारण सुनकर बच्चा वैसा ही बोलना लगता है। जैसे आपने कोई शब्द बच्चे के सामने गलत बोल दिया तो बच्चे भी वैसे ही बोलने लगते हैं। फिर ठीक है, मानसिक तनाव यानी डर और घबराहट के कारण बच्चा सही नहीं बोल पाता है। ठीक है, आपके अचानक कोई चीज़ ऐसी आ जाए, मान लीजिए आप जंगल गए घूमने के लिए अपने साथी के साथ, आपके सामने अचानक से शेर आ जाए तो आप डर के आगे आप उच्चारण यानी अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो आप ऐसे समझें। उदाहरण देखें, जिस बच्चे के घर में अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोली जाती है वह शुद्ध हिंदी उच्चारण नहीं कर पाता कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में वाणी दोष के क्या कारण है। वाणी दोष के कारण बताने, यानी जन्मजात कारण हो सकता है वाणी दोष के, यानी कटे होठ या तालू की समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम की कमजोरी हो सकती है, मस्तिष्क और वाणी अंगों का तालमेल ना होना। ठीक है, ये भी दोष हो सकता है। और यहाँ पे देखें, नकल करना यानी गलत तरीके से बोलने वाले की नकल करना, ये भी दोष हो सकता है। भावनात्मक कारण यानी अत्यधिक डर या शर्म या चिंता, श्रवण दोष यानी कम सुनाई देने से गलत उच्चारण होता है। और उदाहरण देकर, जो बच्चा बचपन से कम सुनता है वह बोलने में भी गलतियां करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वृद्धि एवं विकास में अंतर आपको बताएं। ठीक है, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, दोनों में आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो इन पॉइंट के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो वृद्धि शरीर के आकार, लंबाई और वजन में होने वाला बाहरी बदलाव है, जबकि विकास शारीरिक और मानसिक दोनों में होने वाला बदलाव होता है। ठीक है, वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को पूरी तरह मापना कठिन होता है। आप उसे विकास को कभी नहीं माप सकते हैं पूरी तरह। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है जबकि विकास जीवन भर चलता है। आपकी वृद्धि रुक जाएगी, आप 18-20 के साल के हो जाएंगे तो क्या आपकी लंबाई हमेशा थोड़ी ना बढ़ती रहेगी, कभी नहीं बढ़ेगी आपकी लंबाई। लेकिन आपका विकास आप जीवन भर चलता रहेगा, आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है, वृद्धि विकास का एक छोटा हिस्सा होता है, वृद्धि विकास का एक छोटा हिस्सा रहता है, जबकि विकास एक बड़ी और व्यापक अवधारणा होती है। ठीक है, उदाहरण देखें, बच्चे की लंबाई और वजन बढ़ना वृद्धि है, जबकि उसका सोचना, समझना और व्यवहार सुधरना विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशु गृह क्या है। शिशु गृह क्या है, शिशु गृह के लाभ एवं हानियाँ आपको लिखनी। ठीक है, तो शिशु गृह के बारे में आपको पहले लिखना है कि शिशु गृह होता क्या है, फिर उसके लाभ और हानियाँ। तो सबसे पहले हम शिशु गृह देखेंगे कि शिशु गृह होता क्या है। तो शिशु गृह वह स्थान है जहाँ कामकाजी माता पिता अपने छोटे बच्चों को दिन के समय देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं। यहाँ प्रशिक्षित कर्मचारी बच्चों की देखभाल करते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूँ, माता पिता होते हैं, जो माताएं होती हैं वो काम करने जाती हैं कहीं पे। ठीक है, तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को शिशु घर में छोड़ जाती हैं। तो वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो बच्चों की देखभाल उनकी अच्छी तरीके से करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं शिशु गृह। ठीक है, अब इसके लाभ देख सकते हैं आप, लाभ कौन कौन से शिशु गृह से, यानी इसमें माता पिता निश्चित होकर काम कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहती है कि हमारा बच्चा कहाँ है। ठीक है, वो बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल होती है शिशु घर में, तो वो निश्चिंत होकर अपना काम पे फोकस लगाते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद बच्चों को प्रशिक्षित देखभाल मिलती है, अच्छी देखभाल मिलती है बच्चों को। बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर सामाजिक बनते हैं और पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये आप इसके लाभ लिख सकते हैं। अब इसकी हानियाँ लिख सकते हैं। हानियाँ कैसे, माँ का प्यार और स्तनपान से वंचित रहता है, यानी कि बच्चा है माँ का प्यार नहीं पाता है और स्तनपान यानी माँ का दूध नहीं पी सकता है। ठीक है, बच्चे को भावनात्मक असुरक्षा हो सकती है, बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। ठीक है, उदाहरण देखें,
कारखाने में काम करने वाली माँ अपने बच्चों को फैक्ट्री के शिशु गृह में छोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किशोरावस्था में बालक की दबंगता पर टिप्पणी लिखिए। जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 या 13 से 18, उसमें जो बालक की दबंगता रहती है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था में दबंगता वह व्यवहार है जिसमें बच्चा गुस्से में आकर दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, गुस्सा बहुत आता है किशोरावस्था में, बच्चों को चिड़चिड़ापन आता है। तो यहाँ पे कारण भी देख सकते हैं, हार्मोन में बदलाव के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, माता पिता से अत्यधिक दबाव रहता है, इसमें साथियों से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा आती है, इसमें सोशल मीडिया और हिंसक वीडियो का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 12 से यानी किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष की आयु में प्रभाव इसमें देखें, दोस्ती टूटती है, इसमें दोस्ती बन भी जाती है जल्दी और टूट भी जाती है। ठीक है, पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, इसमें समाज में गलत छवि बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो 12 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं इसमें नए दोस्त बनते हैं, जल्दी तोड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और पढ़ाई पर यहाँ पर बुरा असर पड़ता है, समाज में गलत छवि बनती है। और यहाँ पे देखें उदाहरण देखें, परीक्षा में कम नंबर आने पर किशोर का गुस्से में किताबें फेंकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समग्र नामांकन की समस्या का समाधान बताइए। समग्र नामांकन की समस्या का समाधान आपको बताना है जागरूकता अभियान, यानी माता पिता को शिक्षा का महत्व बताना है। मुक्त शिक्षा यानी सभी बच्चों को निःशुल्क किताबें, वर्दी और भेजना देता है। ठीक है, भोजन देता है। मुक्त शिक्षा यानी सभी बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं, उसको ड्रेस यानी कि वर्दी दी जाती है। ठीक है, वो भोजन भी मिलता है। मिड डे मील यानी कि स्कूल में खाना देने से बच्चे आते हैं। बाल श्रम पर रोक रहती है, यानी काम करने वाले बच्चों को स्कूल में भेजना। ठीक है, घर घर सर्वे यानी कि उन बच्चों को खोजना जो स्कूल नहीं जाते हैं। उदाहरण देकर सरकार का सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें हर बच्चे को स्कूल से जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद आंसर को समझें, सारी चीज़ें समझ आएगी। वैसे तो हमने सरल और आसान भाषा में आंसर लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था की शिक्षा पर गांधी जी के विचार लिखने हैं। ठीक है, बाल्यावस्था की शिक्षा पर आपको गांधी जी के विचार लिखने हैं कि गांधी जी के क्या विचार थे बाल्यावस्था की शिक्षा पर। ठीक है, तो समझे यहाँ पे गांधी जी का मानना था कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, जो बच्चों की जो मातृभाषा है उसी में देनी चाहिए, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझें और सीख पाएँ। ठीक है, उन्हें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत दिया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत दिया, जिसमें हाथ से काम करते हुए सिखाना होता है। ठीक है, बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलना चाहिए। नैतिक और चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा से सब बच्चा का आत्मनिर्भर बने। ठीक है, शिक्षा से बच्चा आत्मनिर्भर बने। उदाहरण देखें, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में बच्चे खेती, बुनिया और कताई सीखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण तथा संस्थाएं बताइए। ठीक है, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण तथा संस्थाएं आपको बतानी है। तो परिवार यानी कि सामाजिकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या होता है, परिवार होता है। विद्यालय नियम, अनुशासन और ज्ञान सिखाता है। साथी समूह यानी दोस्तों से व्यवहार और बोलचाल सीखता है। धर्म यानी नैतिक मूल्य और संस्कार देता है। मीडिया यानी टीवी, इंटरनेट से नई जानकारी और विचार मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समुदाय की बात करें तो समुदाय से संस्कृति और परंपराएं सीखता है। उदाहरण के तौर पर बच्चा घर से संस्कार, स्कूल से ज्ञान और दोस्तों से व्यवहार सीखता है। ठीक है, तो आपने अभी तक नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। थोड़े से पैसे खर्च करो, अच्छी पढ़ाई करनी है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं तो नंबर नोट कर लें आप 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिन्हें आप पढ़कर अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, कम समय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स परचेस कर लो बिना किसी कंजूसी के, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परवरिश एवं पालन पोषण में अंतर समझाइए।
परवरिश और पालन पोषण में आपको अंतर बताना है कि परवरिश क्या होती है और पालन पोषण क्या होता है। तो यहाँ पे समझेंगे कुछ पॉइंट के माध्यम से। यानी परवरिश बच्चों का भावनात्मक और मानसिक विकास करना होता है, ठीक है, जबकि पालन पोषण बच्चों की शारीरिक ज़रूरतें और जैसे खाना, कपड़ा और सुरक्षा पूरी करना होता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, परवरिश में आप बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हुए बच्चे में मतलब अच्छी चीज़ें प्रकट कर, यानी संस्कार देना, उनको उसका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जबकि आप पालन पोषण करेंगे तो बच्चे को शारीरिक ज़रूरतें पूरी करनी होती है, जैसे उसे अच्छे तरीके से खाना खवाना, उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट यानी देखें, परवरिश में बच्चे को प्यार, मार्गदर्शन और संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, जबकि पालन पोषण में केवल शारीरिक देखभाल पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और देखें, परवरिश एक व्यापक अवधारणा है जिसमें बच्चे का चरित्र निर्माण होता है, जबकि पालन पोषण एक संकुचित अवधारणा है जो केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित रहती है। परवरिश बच्चे को सच बोलना, ईमानदारी और अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं परवरिश में, जबकि पालन पोषण में बच्चे की स्वास्थ्य और खान पान का ध्यान रखा जाता है। ये आप अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे को खाना खिलाना और कपड़े पहनाना पालन पोषण है, लेकिन जब उसे सच बोलना और अच्छा इंसान बनाना परवरिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौखिक संप्रेषण क्या है। मौखिक संप्रेषण के बारे में आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार, भावनाएं और जानकारी दूसरे तक पहुंचाता है। यह संचार का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे विशेषताएं आप देख सकते हैं। इसमें शब्दों और आवाज़ का उपयोग होता है, यह तुरंत और सीधा होता है। बातचीत, भाषण, टेलीफोन इसके उदाहरण हैं। शिक्षक का कक्षा में पढ़ाना और माँ का बच्चे को कहानी सुनाना मौखिक संप्रेषण होता है, ठीक है। आप इन पॉइंट के माध्यम से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथक्करण के रूप लिखिए। पृथक्करण के रूप आपको लिखने हैं। शारीरिक पृथक्करण यानी बच्चे को माता पिता से दूर रहना, जैसे छात्रावास में रहना। पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो आपको अलग के बारे में लिखना है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना, अर्थ होता है। तो शारीरिक पृथक्करण क्या होता है, बच्चे का माता पिता से दूर रहना, जैसे छात्रावास में बच्चे रहते हैं, ठीक है। भावनात्मक पृथक्करण यानी माता पिता बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। सामाजिक पृथक्करण यानी बच्चे का समाज से अलग अलग रहना, ठीक है। वैवाहिक पृथक्करण यानी माता पिता का अलग होना, जिससे बच्चा प्रभावित होता है, ठीक है। माता पिता का अलग होना जिससे क्या होता है, बच्चा प्रभावित होता है। उदाहरण देकर, जब माता पिता तलाक लेते हैं तो बच्चा भावनात्मक पृथक्करण महसूस करता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किशोरावस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो किशोरावस्था की आपको दो विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं लिख सकते हैं आप। तो पहली विशेषता लिखेंगे तेज शारीरिक बदलाव। किशोरावस्था में तेजी से क्या होता है, शारीरिक बदलाव होता है। तो इस अवस्था में शरीर में तेजी से परिवर्तन होते हैं, लंबाई बढ़ती है और हार्मोन्स बदलते हैं, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं भावनात्मक स्थिरता, यानी कि इस उम्र में बच्चा जल्दी खुश और जल्दी नाराज हो जाता है, मन चंचल रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं आप, 13 से 14 साल का बच्चा कभी बहुत खुश होता है तो कभी बिना कारण के उदास भी हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताने हैं आपको। बचपन में आपके जो बचपन रहता है उसमें वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना, नहीं वैश्वीकरण का प्रभाव आपको लिखना है, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव लिखना है। तो बच्चों को इंटरनेट से घर बैठे दुनिया भर की जानकारी मिलती है, ठीक है। वैश्वीकरण की वजह से ही हो रहा है, पॉजिटिव प्रभाव है वैश्वीकरण का बचपन पर, ठीक है, छोटे बच्चों पर। और यहाँ पे देखें, ऑनलाइन शिक्षा के नए अवसर मिलते हैं। विदेशी खेल, संगीत और कला से बच्चे परिचित होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं और टीके आसानी से उपलब्ध हुए हैं। बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, आज एक गांव का बच्चा भी यूट्यूब से अंग्रेजी और गणित सीख सकता है, ठीक है। ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है।
क्योंकि यूट्यूब आप सभी को पता ही है हमारे इंडिया का नहीं है, विदेशी कंपनी है यूट्यूब एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्यालय में छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए। विद्यालय में छात्र की जो गैर हाजिरी रहती है उसके प्रभाव आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर छात्र विद्यालय नहीं आएगा तो उसकी पढ़ाई पर कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे आप। जैसे पढ़ाई में पिछड़ापन आता है, यानी बच्चा पढ़ाई से पिछड़ जाता है। परीक्षा में कम अंक आते हैं, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपके अंक कम आएंगे। शिक्षक और छात्र का संबंध कमज़ोर हो जाता है, शिक्षक को पता ही नहीं कौन स्टूडेंट हमारी क्लास का है कौन नहीं है। अगर आप रेगुलर आएंगे तो आप शिक्षक के ध्यान में रहेंगे कि ये स्टूडेंट हमारी क्लास का है, ठीक है। आप पर विशेष ध्यान देगा वो, तो उन शिक्षक का और छात्र का संबंध कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है अगर आप रेगुलर स्कूल आते हैं तो। बुरी संगत में पढ़ने का खतरा बढ़ता है, अगर आप रेगुलर स्कूल नहीं जाएंगे तो आप बुरी जगह बैठोगे। स्कूल एक ऐसा सकारात्मक चीज़ है जहाँ पे पॉजिटिव आप नियम वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, वहीं पे अच्छे से पढ़ना ही रेगुलर वगैरह आना पड़ता है। तो आप स्कूल रहेंगे तो आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव बनेगा, ठीक है। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आप बुरी संगति में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, आगे चलकर स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ती है। अगर आप स्कूल रेगुलर नहीं जाएंगे तो आपकी फिर मन बदल जाए कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आप स्कूल छोड़ सकते हैं, ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। उदाहरण देखें, जो बच्चा हफ्ते में 3 दिन स्कूल नहीं आता है वह पाठ्यक्रम में पिछड़ जाता है, ठीक है। अगर आप रेगुलर स्कूल, जैसे अभी आप यही देख लो, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सर ने कल क्या पढ़ाया था, कैसे क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो रेगुलर ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों की विशेषताएं लिखिए। तो आपको खेलों की विशेषताएं लिखनी है कि खेल की कौन कौन सी विशेषताएं, ठीक है। जहाँ पे आप देखेंगे खेल के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो खेल स्वैच्छिक होता है। खेल कैसा होता है, स्वैच्छिक होता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार खेला जाता है, बच्चा अपनी इच्छा से खेलता है, ठीक है। इसमें आनंद और खुशी मिलती है खेल से। खेल में कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, इसके नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। यह शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। खेल में जीत हार दोनों स्वीकार की जाती हैं, ठीक है। तो ये खेल की आप विशेषताएं लिख सकते हैं। बच्चों का मैदान में क्रिकेट खेलना जिसमें वे खुद नियम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता की विशेषताएं लिखिए। तो परिपक्वता की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पे आप परिपक्वता की विशेषताएं देखेंगे, यह एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए किसी अभ्यास या प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक निश्चित क्रम में होती है। यह आनुवांशिकता पर निर्भर करती है, उम्र के साथ साथ अपने आप आती है, ठीक है। शरीर के अंग इसमें कम काम करने योग्य बनते हैं, ठीक है। शरीर के अंग इससे काम करने योग्य बनते हैं। उदाहरण देखें, यानी बच्चे के दांत निकलना, आवाज़ बदलना और यौवन आना परिपक्वता के उदाहरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक का बारे में आपको लिखना है, ठीक है। पालन पोषण को किससे प्रभावित होता है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति, यानी गरीब परिवार बच्चे को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति में यानी कि गरीब परिवार होते हैं वो बच्चों को क्या है, अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो माता पिता की शिक्षा, यानी कि पढ़े लिखे माता पिता बेहतर परवरिश करते हैं, ठीक है। पारिवारिक वातावरण, यानी खुशहाल घर में बच्चा अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, संस्कृति और परंपरा, यानी समाज की मान्यताएं पालन पोषण को प्रभावित करती हैं। माता पिता का स्वभाव, यानी कठोर या स्नेही व्यवहार बच्चे पर असर डालता है, ठीक है। उदाहरण देखें, पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार का बच्चा बेहतर परवरिश पाता है, ठीक है। तो आप ये लिखें, इन पॉइंट को अच्छे से याद करें। नोट्स परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नोट्स से आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नोट्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्लास में थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो नोट्स आप परचेस कर लें, कम से कम आप नोट्स को 2-3 बार पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि झूला घर का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें लिखिए। यानी जब आप झूला घर का चुनाव करेंगे तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है झूला घर चयन करते समय। तो यहाँ पे जिन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखेंगे, झूला घर स्थान घर के नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से नज़दीक क्या होना चाहिए, झूला घर होना चाहिए। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है।
वहाँ प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी होने चाहिए, यानी कि पढ़े लिखे और अच्छे अनुभवी, जिनको एक्सपीरियंस हो कि वो बच्चों की किस तरीके से देखभाल करते हैं। तो अनुभवी रहेंगे तो वो अच्छे से बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है, साफ़ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए, ऐसा होना चाहिए। और बच्चों के खेलने और सोने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पोषण युक्त भोजन दिया जाता हो, ऐसा होना चाहिए झूलाघर, और सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, माँ झूलाघर चुनते समय पहले वहाँ जाकर साफ़ सफाई और कर्मचारियों का व्यवहार देखती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनाथालय में बालकों के सक्षम कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। अनाथालय में बालकों के सक्षम कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं आपको लिखनी है। तो माता पिता के प्यार और अपनेपन की कमी आती है, भावनात्मक सुरक्षा, असुरक्षा और अकेलापन महसूस होता है, व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, इसमें समाज में हीन भावना आ जाती है, भविष्य को लेकर चिंता और अनिश्चितता रहती है। उदाहरण देखें यहाँ पे, अनाथालय का बच्चा त्योहारों पर अकेलापन महसूस करता है जब अन्य बच्चे परिवार के साथ क्या करते हैं, होते हैं। ठीक है, तो अनाथालय में बालकों के सक्षम कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। जो बालक हैं जो अनाथालय में रहते हैं वो बालक, तो उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी। ठीक है, तो आप इन पॉइंट के माध्यम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाला त्याग की समस्याओं का समाधान लिखिए। यानी शाला त्याग यानी विद्यालय को जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो वो कौन सी समस्याएं ताकि बच्चे नहीं छोड़ें, वो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, वो लिखनी है आपको। ठीक है, तो शाला त्याग की समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चे जो स्कूल छोड़ते हैं तो उनको कैसी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो स्कूल नहीं छोड़ें। ठीक है, तो पहली बात तो यही है, आप मुफ्त शिक्षा और सुविधाएं दें, ताकि यानी सुविधाओं में आप बच्चों को किताब दे सकते हैं, यानी कि ड्रेस यानी वर्दी, भोजन मुफ्त देना होता है। अगर आप देंगे तो बच्चे विद्यालय नहीं छोड़ेंगे, शाला त्याग नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, माता पिता को जागरूक करना, यानी शिक्षा का महत्व समझाना है कि सभी बच्चों को आप स्कूल भेजें। अगर माता पिता की समझ में आ गया तो वो बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजेंगे। ठीक है, इस वजह से भी बच्चे शाला त्याग नहीं कर पाएंगे, यानी विद्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। और रोचक शिक्षण पद्धति, यानी पढ़ाई को खेल और गतिविधियों से जोड़ना है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, खेल के माध्यम से वो सीखें और रेगुलर स्कूल आएँ। ठीक है, बाल श्रम पर रोक लगानी, यानी काम करने वाले बच्चों को वापस स्कूल जाना है, लाना है। यानी जो माता पिता बच्चों को स्कूल से बाहर भेज देते हैं काम के लिए, तो उन पे भी रोक लगानी काम पे। उसके बाद छात्रवृत्ति, यानी गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि वो स्कूल आएँ। शिक्षक अभिभावक संपर्क और नियमित बैठक करके बच्चों की समस्याएं जानना, यानी कि किस प्रकार की समस्याएं स्कूल से बच्चों को कैसे समझाया जा सके ताकि बच्चे रेगुलर आ सकें। तो अभिभावक और शिक्षक को संपर्क में रहना चाहिए। उदाहरण देगा, यानी मिड डे मील योजना से लाखों बच्चे स्कूल आने लगे क्योंकि उन्हें पौष्टिक खाना मिलने लगा था। ठीक है, एक ये भी सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहानुभूति क्या है, परिभाषित कीजिए। सहानुभूति क्या है, आपको लिखना है कि सहानुभूति होती क्या है। ठीक है, तो सहानुभूति के बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है। सहानुभूति वह भावना है जिसमें हम दूसरे के दुख, तकलीफ और परेशानी को समझकर उसके प्रति दया और करुणा महसूस करते हैं। ये एक सामाजिक और भावनात्मक गुण है। सहानुभूति क्या है, जैसे आपके घर में कोई बीमार है या किसी को कोई खुशी हुई है या किसी को कोई दुख हुआ है, तो आपकी इसकी जो उसकी भावना है उनको आप समझते हैं, उसकी जो परेशानी है आप उसको समझते हैं, उसके सहयोग करते हैं, उसे तसल्ली देते हैं। तो उसी को क्या करते हैं, आप उसकी परेशानी की महसूस कर रहे हैं, किसी की परेशानी को या किसी के दुख को महसूस कर रहे हैं या किसी के खुशी को महसूस कर रहे हैं, तो वही तो सहानुभूति है। ठीक है, आप उसे दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, हम आपके साथ हैं। ठीक है, इसमें दूसरे की पीड़ा को महसूस किया जाता है। ठीक है, सहानुभूति में यह रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगर आप किसी के दुख में शामिल होते हैं तो ये आपके जो रिश्ता होता है उस व्यक्ति के साथ, उसको क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। बच्चों में यह परिवार से विकसित होती है। ठीक है, बच्चों में यह परिवार से विकसित होती है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को भूखा देखकर उसे खाना देने की भावना सहानुभूति है। ठीक है, आप किसी के प्रति सहानुभूति निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों की निर्धनता दूर करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। इसमें आपके प्रयास लिखने हैं, आपके स्वयं के। ठीक है, इसमें यानी कि विद्यार्थी हैं, जो निर्धन विद्यार्थी हैं, उनकी जो निर्धनता है उसे दूर करने के लिए आपको एक शिक्षक के रूप में कौन कौन से प्रयास करने चाहिए वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के माध्यम से लिखेंगे।
तो पहला पॉइंट देखेंगे, गरीब बच्चे होते हैं, जो निर्धन बच्चे होते हैं, उनको छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। उन्हें मुफ्त किताबें और स्टेशनरी दिलाऊंगा। यानी कि आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, जैसे आप स्वयं लिख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ एक शिक्षक के रूप में बच्चों की निर्धनता यानी गरीबी दूर करने के लिए। सरकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील की जानकारी दूंगा बच्चों को। माता पिता को शिक्षा का महत्व समझाऊंगा। बच्चों की प्रतिभा पहचान कर उसे आगे बढ़ने के अवसर दूंगा। कक्षा में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा, ठीक है, चाहे बच्चा अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रखूंगा। शिक्षक का गरीब बच्चे की फीस माफ़ करवाना और उसे प्रतियोगिता में भाग दिलाना है। ये आप इतने सारे प्रयास कर सकते हैं एक गरीब बच्चे के लिए, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और अच्छे समझें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शैले का शैशवावस्था एवं बाल्यकाल का वर्गीकरण क्या है। तो आपको लिखना है कि शैले का शैशवावस्था एवं बाल्यकाल का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शैले का, ठीक है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों में लिखना है। तो शैले ने बाल विकास को निम्न भागों में बांटा है। तो शैले ने बाल विकास को भागों में बांटा है। तो शैशवावस्था में यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है शैशवावस्था, इंग्लिश में इसे इन्फेंसी बोलते हैं। इसमें बच्चा पूरी तरह दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। शारीरिक विकास सबसे तेज होता है शैशवावस्था में। उसके बाद आपकी पूर्व बाल्यावस्था आती है। पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष तक की होती है। बच्चा बोलना चलना सीखता है इसमें, और खेल और कल्पना इस अवस्था की पहचान है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। इसे उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं और खाली बाल्यावस्था ही बोलते हैं। इसकी आयु कई बार पूछी गई है, तो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष तक होती है। चाहे आपसे उत्तर बाल्यावस्था की आयु पूछ ले या खाली बाल्यावस्था की आयु पूछे, तो 6 से 12 वर्ष होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है, बाल्यावस्था में। सामाजिक विकास तेज़ी से होता है इसमें। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि 1 साल का बच्चा शैशवावस्था में और 8 साल का बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेल की शारीरिक विकास में क्या भूमिका है। खेल की शारीरिक विकास में क्या भूमिका है, तो आपको व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको व्याख्या करनी है, कुछ पॉइंट के माध्यम से सीखेंगे। तो खेल में मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों का विकास होता है, शरीर का संतुलन और समन्वय बेहतर होता है, श्वसन और रक्त संचार ठीक रहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मोटापे से बचाव होता है इसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सहित आप समझेंगे, रोज़ मैदान में दौड़ने वाला बच्चा स्वस्थ और चुस्त रहता है, ठीक है, क्लियर, एकदम फिट रहता है। तो मैं आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो आप सभी लोग इसे लाइक करें क्लास को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। लाइक करो ताकि ये क्लास और बच्चों तक ज़्यादातर पहुँचे, ठीक है। और आपको नोट्स परचेस कर लेने हैं, ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे नंबर से पास होना, आपकी तैयारी 0 है, तो आप नोट्स पढ़ें आराम से, ठीक है। 72 40 28 72 81, ठीक है। आप नोट्स परचेस करें, नोट्स को पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा संप्रेषण आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाता है, समझाइए। जो अच्छा संप्रेषण होता है वो आत्मविश्वास को कैसे इंक्रीज करता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जब बच्चा अपनी बात स्पष्ट रूप से बोल पाता है तो वह आत्मविश्वासी बनता है। अगर आप अच्छे से अपनी भाषा को यानी अपनी बात को किसी के सामने रख पाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बनेंगे आप, ठीक है। दूसरों से बातचीत करने से डर कम होता है। अगर आप स्पष्ट बोलते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, सामने आपके कोई भी हो। विचारों की सही तरीके से रखने की सम्मान मिलता है। विचारों को सही तरीके से रखने से क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। अच्छी बोलचाल से दोस्त बनते हैं जिससे मनोबल बढ़ता है, ठीक है। कक्षा में प्रश्न पूछने और उत्तर देने से आत्मविश्वास आता है। आप शिक्षक पूछ रहा है तो आप शिक्षक को आंसर दें, जो भी प्रश्न पूछ रहा है शिक्षक, या आप खुद भी शिक्षक से पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो बच्चा मंच पर भाषण देता है वह धीरे धीरे आत्मविश्वासी बन जाता है, ठीक है। तो आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सामाजिक विकास में आपको परिवार की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि उसके आंसर देखेंगे क्वेश्चन का कि परिवार में बच्चों का पहला स्कूल होता है, परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है। माता पिता से बच्चा प्यार, सहयोग और सम्मान करना सीखता है। भाई बहन से मिलजुल कर रहना और झगड़ा सुलझाना सीखता है। परिवार से नैतिक मूल्य और संस्कार मिलते हैं। परिवार का वातावरण बच्चे के स्वभाव को आकार देता है। जिस घर में आपस में प्यार और सम्मान होता है वहाँ का बच्चा भी विनम्र और सहयोगी बनता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका आपको बतानी। एक बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें परिवार की क्या भूमिका रहती है, तो वो चीज़ आपको लिखनी है। यहाँ पे हमने लिखी है पॉइंट के माध्यम से। परिवार बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है। आप सभी को पता ही है कि बच्चे की जो शुरुआत होती है, शुरुआती नींव होती है, बच्चा जो भी सीखता है वो परिवार से सीखता है। जो बच्चे की जो गुरु होती है, सबसे पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है। जो कुछ सीखता है बच्चे माता पिता से सीखता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवासीय विद्यालय की व्याख्या कीजिए। जो आवासीय विद्यालय होते हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो आवासीय विद्यालय की व्याख्या यहाँ पे देखेंगे। तो आवासीय विद्यालय वह विद्यालय हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रहते हैं। ठीक है, आवासीय विद्यालय कौन से विद्यालय हैं? जहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और साथ में वहीं पर रहते भी हैं। ठीक है, और खाते भी हैं। इसे छात्रावास विद्यालय या वार्डिंग स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, छात्रावास विद्यालय या वार्डिंग स्कूल भी इसे कहते हैं, किसे? आवासीय विद्यालय को। ठीक है, यहाँ पे इसकी विशेषताएं देखें तो इस विद्यालय के अंदर बच्चे 24 घंटे विद्यालय में ही रहते हैं। खाने, रहने और पढ़ने की व्यवस्था एक ही जगह होती है। इसमें अनुशासन और नियमित दिनचर्या होती है। बच्चे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनते हैं, यानी कि इसमें सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं। आपको क्या मिलेगा, किस टाइम, कितने टाइम पे तब सोना है, कब तक पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल शायद देख सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ पे दिया है हमने। नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय जहाँ ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवास मिलता है। ठीक है, नवोदय विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए। संतुलित भोजन को आपको परिभाषित करना है, इसके घटक भी आपको लिखने हैं। ठीक है, कि संतुलित भोजन होता क्या है। तो यहाँ पे देखें, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहे। ठीक है, जैसे कौन कौन से तत्व यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। जिसमें आप चावल, रोटी वगैरह, इनसे आपको क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। प्रोटीन, तो मांसपेशियाँ बनाती हैं। प्रोटीन क्या कहते हैं? मांसपेशियों को बनाती हैं। जैसे दाल, दूध, अंडा में प्रोटीन होता है। वसा शरीर को गर्म रखती है, यानी घी, तेल। ठीक है, विटामिन यानी रोग से बचाते हैं। फल, सब्जियां। और खनिज यानी हड्डियां मजबूत करते हैं। कैल्शियम, आयरन। ठीक है, पानी की बात करें तो शरीर की सफाई करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और दूध से बना भोजन संतुलित भोजन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य क्रियात्मक विकास को कैसे प्रभावित करता है। आपको समझाना है कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो क्रियात्मक विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो स्वस्थ बच्चे की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ता है और कूदता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य से मस्तिष्क और शरीर का तालमेल बेहतर होता है। बीमार बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है और पोषण युक्त भोजन से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ क्या होती हैं? विकसित होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि नियमित व्यायाम से गति कौशल तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, उदाहरण देखें, जो बच्चा हमेशा बीमार रहता है वह अन्य बच्चों की तरह दौड़ और खेल नहीं पाता है। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक करें। आपने लाइक नहीं किया यार, क्लास को लाइक करो। सभी बच्चे जिन्होंने नहीं किया है वो ईमानदारी से लाइक करेंगे। एक प्यारी सी कमेंट भी कर दो यार, कमेंट करो। ठीक है, प्यारी सी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आहार क्रियात्मक विकास को कैसे सहयोग करता है। ठीक है, अच्छा आहार होता है, यानी कि अच्छा जो भोजन होता है वो क्रियात्मक विकास को कैसे सहयोग करता है वो आपको समझाना है। ठीक है, देखेंगे, प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो गति में क्या करती हैं? मदद करती हैं। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे बच्चा चल और दौड़ सकता है। आयरन की कमी से बच्चा कमज़ोर हो जाता है और शारीरिक गतिविधियां नहीं कर पाता है।
विटामिन डी से हड्डियों का विकास होता है। पर्याप्त ऊर्जा मिलने से बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे, दूध पीने वाला बच्चा हड्डियों की मजबूती के कारण बेहतर दौड़ और खेल पाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा क्या है आपको बता रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या बच्चे किसी लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यह एक सकारात्मक होने पर विकास में सहायक होती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होगी तो आपके विकास पर क्या होगी, सहायक होगी। कक्षा में दो बच्चों को प्रथम स्थान पाने के लिए मेहनत करना प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के मुझे डीएलएड में 90+ बनानी, एक आप और अपने दोस्त है, तो आप उसके ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं उसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहयोग। सहयोग क्या है आपको बताना है कि सहयोग क्या है। तो सहयोग के बारे में आप लिख सकते हैं, सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। यह सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, सहयोग यानी कक्षा में सभी बच्चे मिलकर ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं और यह सहयोग है। ठीक है, मिलकर आप किसी के साथ काम करते हैं तो वो क्या है, सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हकलाना क्या है। हकलाना के ऊपर आपको लिखना है, तो हकलाना के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे हकलाना क्या है। तो हकलाना एक वाणी दोष होता है। ठीक है, हकलाना क्या है, हकलाना एक वाणी दोष है जिसमें व्यक्ति बोलते समय शब्दों को रुक रुक कर अटक कर या दोहरा कर बोलता है। वो अपनी बात सही तरीके से और सहज गति से नहीं बोल पाता है, तो ये क्या है, हकलाना हो जाएगा। इसमें बोलते समय शब्द बीच में रुक जाते हैं, कुछ अक्षर या शब्द बार बार दोहराए जाते हैं। यह डर, तनाव या शारीरिक कमजोरी के कारण होता है। ठीक है, या फिर बचपन में अधिक देखने को मिलता है। ये जो अटक कर बोलते हैं बच्चे, वो ये बचपन में ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे बच्चे का मामा मुझे पानी चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना बच्चे, इस तरह बोलना क्या कहलाता है, हकलाना कहलाता है। ठीक है, तो आपके जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे 801 पेपर के वो हमने करा दिए। ठीक है, 801 पेपर के इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, आप देख लेना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 801 पेपर के इम्पोर्टेंट मैराथन क्लास थी आपकी, ये मैराथन क्लास है भाई, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको क्लास को 2 या 3 बार जितनी बार देख सकते हो देख लेना। एग्जाम से पहले आपके सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पेपर की शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है आपके वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन याद कर लेना, उसकी भी क्लास हम डाल चुके हैं। और आप नोट्स जरूर परचेज कर लें। नोट्स के लिए नंबर नोट करें, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स से आपको ये फ़ायदा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ो। ठीक है, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। नोट्स ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नोट्स परचेज़ कर लो सभी स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं तो वो सभी स्टूडेंट नोट्स परचेज़ कर लो, 72 40 28 72 81। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे सबसे पहले, कमेंट भी करेंगे, आप एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी नहीं किया है तो। और जानकारी के लिए आप नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।